यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए मैंने ये सेशन बनाया है जिसमें आपको पूरा रीजनिंग मिलेगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको करके जाने चाहिए। मैथ्स अवेयर का ये वीडियो आप लोगों के लिए सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि जो एक आपके अंदर डर है वो निकल जाए और आप 5 नंबर जो रीजनिंग से मिल सकते हैं उसको ईजिली कैसे स्कोर कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करें फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला टाइप जो एग्जाम में आते हैं वो आते हैं रैंकिंग के, सिटिंग अरेंजमेंट के, और आपके ऐसे टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं तो इसको करके जाना ही जाना है। तो इसमें 3 से 4 टाइप होते हैं, सारे डिस्कस करेंगे इस सेशन में। सबसे पहला है उत्तर की ओर मुंह किए 5 घर, पी क्यू आर एस और टी है, पी टी और क्यू के बीच में है, जबकि टी एस के दाहिने है, एस और आर अंतिम छोरों पर है। कौन सा घर ठीक बीच में है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होता है, सबसे पहले आप 5 अरेंजमेंट्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5, ये 5 अरेंजमेंट आपने बना लिए। इसमें सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है, जैसे ये क्वेश्चन दिया मैंने पढ़ा है तो इसमें सबसे पहली जो बात मैंने दिमाग में आई है कि अंतिम छोरों पे कौन बैठा है। अंतिम छोरों पे जो बैठा है उसका स्पेशल आपको ध्यान रखना है। उसने कहा है एस और आर अंतिम छोरों पर है, तो मैं एक तरफ एस और एक तरफ आर को बैठा देता हूं। उसके बाद पहली जो चीज इसमें दी थी, उत्तर की ओर मुंह किए, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, किधर भी उसने मुंह किया है उस पर ध्यान नहीं देना है। बस आपको देखना है कि ऐसे अरेंजमेंट आपका जो दायां है वो दायां रहेगा, जो बायां है बायां रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। अब उसने कहा P T और Q के बीच में है, तो P, अब देखिए 2 छोरों पे तो ये बैठ गए, तो P T और Q के बीच में सिर्फ यहां से आ सकता है। इधर मैं T बना लूं, इधर Q बना लूं, हो सकता है T इधर हो या Q इधर भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन उसने पूछा क्या है, कौन सा घर ठीक बीच में है। तो देखिए ये एक बारी में निकल के आ गया। इनके अरेंजमेंट से मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ा है, लेकिन इनका अरेंजमेंट अगर पूछता कि यहां कौन बैठा है तो वो भी देख लेते हैं। उसने कहा टी एस के दाहिने हैं, तो एस ये रहा, टी इसके दाहिने पे आना है तो ये रहा, तो यहां क्यू नहीं आएगा, इधर टी नहीं आएगा। तो जो पहले अरेंजमेंट बना है वो बिल्कुल सही है। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोगों को ऐसे करना है और इन पे स्पेशल इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप बनाएंगे तो पूरे 5 अरेंजमेंट, जो उसने कहे 5 कहें 5 7 जितने भी कहेगा उतने अरेंजमेंट्स पहले बना लेने हैं, और अगर वो इधर उधर करने हैं बाद में कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विजय से अजब बड़ा है, तो ये है आपके रैंकिंग वाले। तो इसमें क्या करना है, आपको सिंपल सी बातों को ध्यान में रखना है। जैसे उसने कहा विजय से अजब बड़ा है, तो विजय यहां मैंने लिया, इससे बड़ा है अजब। थोड़ा सा स्पेस बना के रखना है जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे, क्योंकि यहां बीच में भी आ सकता है। उसने यहां कहा विजय से अजब बड़ा है, लेकिन ये नहीं कहा कि जस्ट बड़ा है, उसके बीच में कोई नहीं आ सकता, तो उसके बीच में कोई ना कोई आ सकता है, तो इसलिए ऐसे स्पेस बना के रखना है। परंतु सुधा से छोटा है, विजय से अजब बड़ा है परंतु सुधा से छोटा है, तो सुधा को यहां ले लेते हैं, ये सुधा हमने बना दिया। यश से दयाल छोटा है परंतु अजब से बड़ा है, देखिए क्या कह रहा है, यश से दयाल छोटा है, यश से दयाल छोटा है, दयाल छोटा है यश से, परंतु अजब से बड़ा है, अजब से बड़ा है लेकिन वो, तो यश से दयाल छोटा है, तो यश को यहां लेंगे। यश हमने यहां बनाया क्यों, क्योंकि वो अजब से बड़ा है, और यश से दयाल छोटा है तो दयाल इससे बड़ा है, तो दयाल को इसके ऊपर बनाए। अब ये हमें क्लियर नहीं है कि वो सुधा से बड़ा है कि छोटा है, आगे उससे पता चलेगा। यदि सुधा आयु में दयाल से छोटी है, दयाल से छोटी है सुधा, तो सुधा को यहां लिखेंगे। तो आयु में सबसे बड़ा कौन है, देखिए सबसे बड़ा दयाल हुआ, क्योंकि दयाल सुधा से ऊपर आ गया और सुधा यहां सबसे ऊपर थी, तो इसलिए हमारे पास सबसे बड़ा यहां कौन है, दयाल है। यह था आपका सेकंड टाइप, जो कि इसी में से है, रैंकिंग वाले पोर्शन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश अनिल से भारी है, वहां रैंकिंग थी, यहां भी रैंकिंग है, वहां आपको आयु के हिसाब से दिया है, यहां आपको वेट के हिसाब से दिया है, मार्क्स के हिसाब से दे सकता है, पैसों के हिसाब से दे सकता है, किसी भी हिसाब से बना सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको अरेंजमेंट बनाना है। सुरेश अनिल से भारी है, अनिल को यहां ले लेते हैं,
और सुरेश इससे ऊपर बना लेते हैं ऐसे करके। सुरेश अनिल से भारी है लेकिन उतना भारी नहीं जितना कि रवि है, रवि को इससे ऊपर बना लेते हैं। अनिल जैसे भारी है, देखिए अनिल जो है जैसे भारी है, ये देखिए, लेकिन रवि से हल्का है, वो तो ऑब्वियसली देखिए है ही। अनिल जैसे भारी है, कृष्णा सुरेश से भारी है, कृष्णा जो है सुरेश से भारी है, कृष्णा को यहां बना लेते हैं, लेकिन इससे ये पता नहीं चलता कि वो रवि से भारी है कि हल्का है, लेकिन सुरेश से भारी है तो ऐसे यहां पे बना के छोड़ देंगे। कृष्णा सुरेश से भारी है लेकिन रवि से हल्का है, तो अब इस सेकंड कंडीशन के हिसाब से ये बिल्कुल सही पे हमने बना दिया, इसको यहां ले लेंगे, लेकिन रवि से हल्का। इनमें सबसे भारी कौन है, तो इनमें सबसे भारी रवि हुआ, ऑप्शन सी। तो आप देख सकते हैं कैसे हम इसमें से फाइंड आउट करते हैं। स्पेस जिसका नहीं पता होता उसको ऐसे टाइप से प्लेस करते हैं कि वो यहां फिट हो तो यहां कर दीजिए और ऊपर जाए तो ऊपर ले जाइए, ऐसे इसको देखेंगे। देखिए ये योग्य वाला आ गया, तो इस तरीके से आप जो है ना सारे ऐसे रैंकिंग के क्वेश्चन करके जाएंगे। रैंकिंग के सारे टाइप के क्वेश्चन सिर्फ इसलिए ले क्योंकि इसमें से क्वेश्चन हर हाल में आता ही आता है। विजय कुमार से अधिक योग्य है, तो कुमार और विजय इससे अधिक योग्य है, विजय को यहां ले लेंगे। शंकर अजब से कम किंतु कुमार से अधिक योग्य है, देखिए शंकर जो है ना अजब से कम है लेकिन कुमार से अधिक है, कुमार से अधिक है शंकर, शंकर को यहां बना लेते हैं, शंकर अजब से कम और ये अजब से कम है, यहां इसको भी ले लेते हैं, किंतु कुमार से अधिक योग्य है, तो कुमार के ऊपर बनाया मैंने शंकर को, उसके ऊपर अजब, लेकिन विजय का इनसे अभी कोई रिलेशन नहीं बन पाया, यहां आएगा कि यहां जाएगा कि यहां आएगा, वो अभी रिलेशन नहीं बन पाया, बस इतना पता है कि वो कुमार से तो ऊपर ही रहेगा, तो इसलिए मैंने इस साइड में इसको बनाया है। विजय शंकर से कम योग्य है, देखिए विजय शंकर से कम योग्य है तो शंकर की जो प्लेस है वो विजय से ऊपर आएगी, और अजब इससे ज्यादा योग्य था वो ऑलरेडी इसके ऊपर जाएगा। सबसे अधिक योग्य कौन है, तो अजब यहां सबसे अधिक योग्य हो जाएगा। तो आप देखें कैसे ये रैंकिंग के क्वेश्चन किए जाते हैं। अब ये आता है कि जब हम एक पंक्ति में किसी को बैठाते हैं या उनका स्थान चेंज करते हैं या फिर टोटल पूछते हैं, लेफ्ट राइट की तरफ से पूछते हैं, ऐसे करके जो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ये वो टाइप है। 40 छात्रों की एक कक्षा में विनोद का क्रम ऊपर से 25वां है, तो बताइए उसका क्रम नीचे से कितना होगा। ये देखिए ध्यान दीजिए, इसमें आप देखें उसने क्या कहा है, उसने कहा है ऊपर की तरफ से गिनने जाएंगे तो 25वें नंबर पे आएगा। अब आप उसको लेफ्ट से और राइट से भी कह सकते हैं, तो लेफ्ट राइट वाले या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर वाले जो क्वेश्चन होते हैं सब एक जैसे ही होते हैं। अब टोटल जो छात्र आपको दिए, ध्यान दीजिएगा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। इस पंक्ति में टोटल 40 छात्र हैं, जिसमें से विनोद का क्रम जो है ऊपर से 25वां है। अगर ये 25वें नंबर पे ध्यान दीजिएगा तो इसका मतलब ऊपर 24 बच्चे ऑलरेडी है, ऊपर 24 बच्चे हैं, ध्यान दीजिए आप। और नीचे कितने बच्चे हैं, देखिए यहां ये 25 हो गए, यहां तक पूरे 40 करने के लिए 15 और चाहिए, तो इससे जस्ट नीचे 15 लोग बैठे हुए हैं। अब उसने कहा कि बताइए कि उसका क्रम नीचे से कितना होगा। भाई नीचे 15 ये बैठे हैं और ये भी तो गिना जाएगा ना, क्योंकि उसने इसके बारे में पूछा है, ये नीचे से कौन से नंबर पे आएगा, तो 15 लोग नीचे छोड़ने हैं और ये उस नंबर पे आएगा जो जितने इसके नीचे हैं उससे अगले नंबर पे, तो 15 से अगले नंबर पे जो कि हो गया 16वां, ऑप्शन डी। इसका दूसरा तरीका भी होता है, वो क्या होता है कि टोटल इज इक्वल्स टू अप प्लस डाउन -1, मतलब ऊपर से नंबर नीचे से नंबर -1। तो टोटल हमारे पास 40 छात्र हैं, ऊपर से हमारा 25वां नंबर है, नीचे से हमें नंबर चाहिए -1। इस 25 को लाकर इधर माइनस करेंगे तो 15 हो जाएगा, 1 इधर आके ऐड होगा तो ऊपर डाउन से नीचे से उसका स्थान आ जाएगा जो कि 16वां होगा। तो आप इससे करें या इससे, ये दो तरीके होते हैं ऐसे क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन मैं हमेशा इसको प्रेफर करता हूं क्योंकि इसके लिए कुछ भी याद नहीं रखना होता। वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से 25वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहां भी ऐसे अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं वहां सबसे प्रिफरेबल क्वेश्चन होता है ये, इसको आप हमेशा याद रखें।
वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से 25वां है। मान लीजिए ये पंक्ति है, ये इसके दो सिरे हैं, मैं इधर से गिनने जाता हूं तो भी वो 25वें नंबर पे आता है, इधर से गिनने आता हूं तो भी ये 25वें नंबर पे आता है। इसका मतलब क्या है, इधर 24 पेड़ है, इधर भी 24 पेड़ है और एक ये है खुद, तो इसका मतलब 24 + 24 48 और एक 49। ऐसे करके आप कुल जितने वृक्ष हैं उनकी काउंटिंग पता कर सकते हैं, ऑप्शन बी। दूसरा जो तरीका जैसे अभी पीछे देखा था कि टोटल पता करना है हमें, तो क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1। अब लेफ्ट से भी वो कह रहा है 25वां नंबर है, राइट से भी 25वां नंबर है, -1, 50 - 1 हो गया 49। तो ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें और इसमें क्या, अब देखिए यहाँ ये -1 सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि हमने लेफ्ट की तरफ से भी गिन लिया इसको और राइट की तरफ से भी। गिनना सिर्फ एक बार ही था, हमने 2 बार गिन लिया, इसलिए उस 1 को माइनस किया जाता है। छात्रों की एक पंक्ति में विजय बाएं से 10वें तथा शंकर दाएं से 5वें स्थान पर है। अब 2 व्यक्ति वाले केसेस होते हैं जिसमें वो अपने स्थानों को परस्पर बदलते हैं। स्थान बदलने के बाद उनको कौन सी स्थान मिलता है, जो भी जिस दिशा से भी कहेगा, लेफ्ट से या राइट से, और टोटल कितने होते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है वो देखते हैं। छात्रों की एक पंक्ति में विजय बाएं से 10वें तथा शंकर दाएं से 5वें स्थान पर है। जब विजय और शंकर अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं तो विजय बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। स्थान बदलने के बाद आपको बताएगा किसी एक का स्थान इसमें से, जिसमें यहां आप देखिए किसका स्थान बताया है, विजय का। विजय को पहले देखें किसी स्थान पर आता था, विजय पहले 10वें स्थान पर आता था, अब वो 15वें स्थान पर आ गया, तो 10 से वो 15 पे पहुंच गया। इसमें क्या हुआ है आपको ध्यान देना है, क्या हुआ है मतलब उसके प्लेस में बढ़ोतरी हुई है कि कमी हुई है। तो यहां +5 की बढ़ोतरी हुई है। अगर यहां 5 की बढ़ोतरी हुई है किसके केस में, विजय के केस में, तो जो दूसरा बंदा होगा वहां, जो भी दूसरा पर्सन होगा, उसमें भी 5 की बढ़ोतरी होगी ही होगी। तो उसने क्या कहा है, बताएं कि स्थान परिवर्तित करने के बाद शंकर दाएं से कौन से स्थान पर होगा, तो इसको भी 5 अधिक करना पड़ेगा। पहले वो कौन से स्थान पर था बच्चों, 5वें स्थान पर था, और 5 स्थान उसके बढ़ जाएंगे तो ये 10वें स्थान पर आ जाएगा। ये बाएं से आया था क्योंकि स्टार्टिंग में बाएं से दिया था, ये दाएं से आएगा, तो 10वें स्थान पर ऑप्शन ए आप जो है टिक करेंगे। लड़कों की एक कतार में अजब बाएं से 7वें और दयाल दाएं से 9वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तब अजब बाएं से 11वें स्थान पर चला जाता है। अजब के प्रारंभिक तथा परिवर्तित स्थान के बीच में कितने लड़के हैं, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहले देखें, वो 7वें स्थान पर था, ध्यान दीजिए, अजब बाएं से 7वें स्थान पर था और अजब अब आ गया बाएं से 11वें स्थान पर। 7 से 11 पे पहुंचा, कितने का परिवर्तन आया वो आपको देखना है। तो यहां 4 का परिवर्तन आया। जितने का परिवर्तन आता है उससे एक कम छात्र उनके बीच में होते हैं, तो जो आया आपका 4, उसमें से एक कम कर देंगे तो 3 छात्र बीच में होंगे, ऑप्शन बी। अब ये ऐसे कैसे होता है, देखिए, जैसे बाएं से 7वें नंबर पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए वो 7वें नंबर पे था, 1 2 3 4 5 6 7, वो 7वें नंबर पे था और 11वें पे पहुंच गया। तो ये स्थान भी इसी के लिए बात करता है और ये स्थान भी इसी के लिए बात करता है। तो इन दोनों स्थानों के बीच में देखिए कितने छात्र हैं, 3 छात्र हैं, लेकिन उसके स्थान में परिवर्तन कितने का आया, 4 का। इसीलिए हमेशा एक कम करके उसका जो नंबर ऑफ छात्र होते हैं वो हम पता करते हैं। ये भी जो क्वेश्चन है अरेंजमेंट्स के ही हैं, तो सारे क्वेश्चन अरेंजमेंट के मैं आपको करा रहा हूं। एक टिकट काउंटर से टिकट खरीद रहे 13 व्यक्तियों की कतार में यदि काउंटर से हर दूसरे व्यक्ति कोई महिला है, तो देखिए कितने व्यक्ति हैं, 13 व्यक्ति हैं। ऐसे क्वेश्चंस को आप जैसे यहां लाइन बना बना के ऐसे कभी नहीं करेंगे। अगर नहीं आ रहा है तो मैं उसके लिए भी ये लाइन बना के दिखाऊंगा, बट बहुत आसान सी चीज मैं आपको समझा रहा हूं, उसको समझिए। अब देखिए ओड नंबर है भाई, 13 व्यक्ति है, 13 व्यक्ति में से बराबर बराबर तो नहीं हो सकते, 6 महिला हो सकती है, 6 पुरुष हो सकते हैं, कितने हो गए, 12। अब एक एक्स्ट्रा कौन होगा,
एक एक्स्ट्रा वो होगा जो स्टार्टिंग जिसने की होगी लास्ट में भी वो ही होगा। तब ये होता है जब एक महिला और एक पुरुष का अरेंजमेंट होता है। तो देखें उसने क्या कहा है, उसने कहा है प्रारंभ और अंत में भी महिलाएं ही हैं। मतलब उन्होंने स्टार्टिंग भी महिला ने की है और एंड में भी महिलाएं हैं। तो इसका मतलब जितने टोटल हैं, देखिए कितने हैं 13, उससे एक कम लेना है आपको, उसको बांट देना है बराबर बराबर। तो ये तो 6 होंगे। और जो पहले और आखिरी दोनों स्थान पे है हमेशा वो एक ऐड करके वो आएगा जो पहले और आखिरी स्थान पर है। तो महिलाएं, महिलाएं। तो आप देखें उसने पूछा क्या है, कितने पुरुष हैं। भाई महिला इसमें एक ज्यादा आएगी 7 और पुरुष एक कम वाले हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। जो पहले और आखिरी स्थान पर है वो हमेशा क्वांटिटी में ज्यादा होगा और दूसरा क्वांटिटी वाला कम होगा। ओड वाले में बस ऐसे ही होता है। जैसे मान लिया 15 है तो क्या होगा बच्चों, एक तरफ 7 एक तरफ 8, 8 वो होगा जो ज्यादा है पहले और आखिरी पे, जैसे इस क्वेश्चन में था। अब दूसरा जो टॉपिक है यूपी ट्रिपल एससी पैट का, वो आता है आपका ब्लड रिलेशन का। तो रक्त संबंध का जो ये क्वेश्चन होते हैं, 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो तीनों टाइप में आपको यहां सिखा रहा हूं। ये दूसरा चैप्टर है जो आपको करना होता है। एक औरत का परिचय देते हुए विकास ने कहा, एक इस टाइप का क्वेश्चन होता है, एक प्लस माइनस करके क्वेश्चन दिया होता है, एक एबीसीडी कंसिडर करके दिया होता है। तो पहले इसको देखते हैं। एक औरत का परिचय देते हुए विकास ने कहा, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो बात कह रहा है उसको नहीं लेना है, जिसके बारे में बात कह रहा है उसको लेना है। लेकिन कब, जब वो उसकी तरफ इशारा करके वहां से शुरुआत करे। लेकिन अगर वो कहे कि मेरा कहे, अब मतलब अपना मेरा करके बोले, तब उससे शुरुआत करनी है विकास से। तो अभी हमें यहां कहा विकास ने कहा उसके बारे में बात कर रहा है, तो औरत से बात स्टार्ट करेंगे। ये औरत ले ली हमने, ये औरत है। उसके मां के पति, देखिए इसके मां, इसकी मां के पति, यहां ऐसे आपको ग्राफ बनाना है। ऐसे ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बना के आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। हर एक रिलेशन क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। उसके मां के पति, ये रहा, की बहन, देखिए औरत के मां के पति मतलब इसके मां बाप की बहन, तो इसकी बुआ हुई, इस औरत की बुआ हुई ये, इस औरत की बुआ हुई ये औरत, और इसके मां बाप हुए। के पति की बहन ये औरत जो है मेरी चाची है। अब ये क्या है, ये विकास की चाची है। अब विकास को इंक्लूड करेंगे। ये जो मैंने बोला था इसको नहीं स्टार्ट करेंगे इससे, इसको इंक्लूड यहां करेंगे। देखिए मैंने क्या बताया था, जब मेरे वर्ड का यूज करेगा, यहां भी तो उसने यही कहा, उसके मां के पति की बहन मेरी चाची है, तो मेरी यहां यूज हुआ, तो यहीं से बनाना है। ये जो औरत है ये किसकी चाची है, विकास की। तो आपको कैसे बनाना है समझिए। विकास बनाओ, विकास के पिता के भाई की वाइफ होगी, और इसकी ये बुआ है, बुआ के पति हो गए उसके फूफा, तो फूफा का भतीजा है, फूफा का भतीजा है, क्योंकि इसके भाई का बेटा है। तो ये क्या हुआ, फुफेरा भाई हुआ, तो फुफेरा भाई। अब देखिए पूरा ग्राफ आपने बना लिया, और पूरा ग्राफ बना के आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया किसका किससे क्या रिलेशन है। ठीक है, ऐसे आपको करना है। एक बार बस रिकैप कर लेते हैं। औरत का परिचय दिया कि औरत की मां के पति, तो ये उसके मां बाप हो गए, की बहन तो इसकी बुआ होगी डायरेक्ट। अब इसकी शादी किसी से होगी तो उसके पति। अब उसका कोई भतीजा होगा, क्योंकि चाची तभी लगेगी ये, तो उसके भाई की लड़के की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये क्या बन गया, ये आदमी कौन बना इस औरत का, फूफा बनेगा, और उसका लड़का या उसके भाई का लड़का होगा उसका फुफेरा भाई। नेक्स्ट टाइप जो आपसे ब्लड रिलेशन का पूछेगा, देखिए आपके सामने ए बी और के का भाई है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको हर एक स्टेटमेंट को सच मानते हुए स्टार्टिंग से ही उसको लेके चलना है। उसने कहा यदि ए बी और के का भाई है, ए जो है, ए के बाद ये कोमा लगने का मतलब ही ये है कि ए का रिलेशन बता रहा है, तो ए बी और के का भाई है, ए जो है भाई है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है
कि जो ए है वो उनका भाई है, उसने साफ साफ बोला है, तो इसका मतलब नहीं कि बी और के भी भाई होंगे, वो बहन भी हो सकती हैं, लेकिन जो बताया है उसको डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। डी मां है बी की, देखिए ये इनका भाई है तो ये आपस में भाई बहन हो सकते हैं, भाई भाई हो सकते हैं, लेकिन है तो सब एक ही रिलेशन के, और एक ही रिलेशन को एक लाइन में लिखते हैं, उससे बड़ा रिलेशन उससे ऊपर लिखते हैं। तो डी मां है बी की, बी की जो मां है वो डी है, डी मां है। अगर वो बी की मां है तो वो इन दोनों की भी मां ही होगी। डी मां है बी की तथा ई पिता है ए का। ए का पिता तो इन दोनों का भी पिता होगा, तो ए इनका पिता, माफ कीजिए ई पिता है, तो ये पति पत्नी हुए, ये इनका पिता हो गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से असत्य है। अब ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो उसने बोला इनमें से असत्य कौन होगा, जो बिल्कुल ही गलत होगा वो हमें बताना है। बी भाई है एक के का, तो बी भाई भी हो सकता है के का और बहन भी हो सकती है, लेकिन हो तो सकता है ना, तो पूर्ण रूप से असत्य नहीं है, तो इसको हम सत्य भी मान सकते हैं। ए पिता है के का, ए भाई है के का, तो पिता नहीं हो सकता, ये पूर्ण रूप से असत्य है, तो यही टिक करना है आपको। बाकी दोनों को भी देखते हैं। डी पत्नी है ई की, देखिए हमने ग्राफ बनाया तो साफ साफ पता चला कि डी ई की पत्नी है, तो ये भी सत्य है। ए पुत्र है ई का, ए बी और के सब पुत्र हैं किसके, ई के, पुत्र या पुत्री, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हो सकते हैं, लेकिन जो ये सेकंड स्टेटमेंट है ये कभी भी सत्य नहीं हो सकता, पूर्ण रूप से असत्य है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे अटेम्प्ट कर लेंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर, ये डिवाइड का साइन है, यहां ध्यान दीजिए, P प्लस क्यू, यहां क्या है प्लस है, P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का पुत्र है, P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की पत्नी है, P भाग क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है। तो इनको यूज करते हुए इस इक्वेशन को सोल्व करके ग्राफ बनाते हैं, तब हम उसका संबंध पता करते हैं। तो देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले S भाग H, S भाग H, इन दो को लेंगे पहले, और ऊपर जो दिया है इसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करेंगे। क्या कहा है, भाग में P क्यू का पिता है, तो भाग में यहां S H का पिता है, S H का जो है पिता है, ऐसे मैंने बना लिया। ग्राफ बनाना है और उसमें सबको लेके आना है जैसे जैसे वो कह रहे हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी वो पूछे वो ही रिलेशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। फिर है H गुणा में R, H गुणा में R का मतलब है, देखिए H गुणा R, H और R का रिलेशन कहां से पता चलेगा, यहां से, P क्यू की बहन है, मतलब H R की बहन है, एच आर की बहन, ये बराबर का रिश्ता है इसलिए मैंने इसके साइड में लिखा है, एच आर की बहन है। अब आर उसकी बहन है कि भाई वो पता नहीं है, लेकिन एच बहन है। फिर आर माइनस ए वाले रिलेशन पे जाएंगे, आर माइनस ए, माइनस वाले में देखिए उसने कहा पी क्यू की पत्नी है, तो मतलब आर ए की पत्नी है, आर ए की पत्नी है। अब ध्यान दीजिए ए हो गया इसका पति, ये दोनों बहनें हो गई और ये इनका जीजा हो गया एक तरीके से। चलिए आगे चलते हैं। फिर आर ए हो गया, फिर ए प्लस बी दिया है, ए प्लस बी, ध्यान दीजिए ए प्लस बी दिया है। जो जो हो गया उसको हटा देते हैं, जिसको हमने देख लिया है उनको हटा देते हैं। प्लस वाले में कह रहा है पी क्यू का पुत्र है, तो ए बी का पुत्र है, ए जो है बी का पुत्र है। चलिए ये भी सही बात है। तो इनका पिता, इन दोनों लड़की का पिता है एस और ए का पिता है बी, बी जो है पिता है, यहां लिख लेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि मां है कि पिता है। उसके बाद ए प्लस बी के बाद जाएंगे बी भाग के, भाग का क्या मतलब है, पी क्यू का पिता है तो बी के का पिता है, तो बी तो ए का पिता है तो मतलब वो के का भी पिता है। तो ये कौन है, ए का या तो भाई है या फिर बहन है, ये भाई या बहन हो सकता है, भाई या बहन। अब ध्यान दीजिए के का भाई ए है, के का भाई ए है और ए की पत्नी आर है, तो के की भाभी हुई, के की भाभी आर हुई, और उसने यही पूछा है तो आर का के से क्या संबंध है। देखिए आर के पीछे लगा का, जिसके पीछे का लगा वो बताना है, तो आर क्या लगी, के की भाभी,
तो भाभी आंसर होगा, देवर नहीं होगा, ये याद रखिएगा। जिसके पीछे का लगा है आंसर वो होता है। तो आर बताना है कौन लगा, तो आर लगी भाभी। बहन, कजिन सिस्टर, भाई कोई भी नहीं होगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर यहां भाभी लिखा होता तो हमारा आंसर सही होता। तो आपको लगाना है इनमें से कोई नहीं। अब ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर होता है जिसमें से हमें ओड वन फाइंड करने हैं। डिफरेंट होते हैं, अलग, भिन्न, जो सबसे अलग है वो हमें फाइंड आउट करना होता है। तो देखिए क्या लिखा है, बोलना, टहलना, सोना, दौड़ना। जो टहलना, बोलना और दौड़ना ये कोई ना कोई एक्टिविटी है, काम है, जबकि सोना मतलब निष्क्रिय होना है, वो काम नहीं कर रहा है उस टाइम, तो इसलिए ये सबसे अलग है। ये तीनों जो हैं यहां एक्टिव है, लेकिन सोना जो है इनएक्टिव है, मतलब उनके कंपैरिजन में ये कुछ काम नहीं कर रहा है। हालांकि देखिए ये वॉलेंट्री, जो इनवॉलेंट्री वर्क्स होते हैं वो कर रहा है वो, लेकिन काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो तीनों एक जैसी एक्टिविटी में आ गए, ये अलग हो गया, तो इसलिए सोना यहां सबसे अलग हो जाएगा। मराठी, गुजराती, तेलुगु, हिंदी। मराठी, गुजराती और तेलुगु ये तीनों जो है क्षेत्रीय भाषाएं हैं, किसी न किसी राज्य में बोली जाने वाली भाषाएं। तो अगर हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी जो है राष्ट्रभाषा है, तो इसलिए इन तीनों से अलग महत्व रखती है, तो इन तीनों में कंपेयर नहीं कर सकती, तो इसलिए ये इन तीनों से अलग है, भिन्न है, डिफरेंट है। फिर आते हैं अल्फाबेट वाले। अल्फाबेट वालों में आपको भिन्न निकालना है कि कौन सबसे अलग होता है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तब आपको क्या करना है कि जो भी अल्फाबेट्स होते हैं ए से जेड तक, उन सब के आपको जो प्लेस वैल्यू है, उनके नंबर है, वो पता होना चाहिए, और उनको लिखेंगे तो इनका रिलेशन साफ साफ समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बात करूं एच की, तो एच 8 पे होता है, और यू की बात करूं तो 21 पे होता है। पहले वाले में, ए वाले में देखें ध्यान से। बी वाले पे जाता हूं तो जी है, और जी 7 पे होता है, और वी देखा जाए तो 22 पे होता है। सी वाले पे मैं जाता हूं तो के और आर है, के 11 है, और आर 18 पे होता है। डी वाले पे जाता हूं तो एफ एंड टी है, जो एफ है हमारा 6 पे होता है, और टी 20 पे होता है। अब देखिए इन तीनों में से क्या अलग बन सकता है। मैंने यहां देखा 8 और 21 दोनों मिला के 29 बनाते हैं, इनका टोटल भी 29 होता है, इनका टोटल भी 29 होता है, जबकि इनका टोटल बना 26, तो इसलिए ये सबसे अलग है। अब यहां टोटल भी हो सकता है ओड और इवन संख्याएं बन जाए, हो सकता है इनके अंदर यहां वोवेल आ जाए, हो सकता है इनमें क्या है मल्टीपल बन जाए। तो ऐसे करके हम इनके रिलेशंस फाइंड करते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये देखिए 27, 35, 14, 49। पिछला वाला अल्फाबेटिकल वाला था, लेकिन उनकी प्लेस वैल्यू लगा के हम उनको किस में लेके आ गए, नंबर्स में, और ये डायरेक्टली नंबर्स दे रखे हैं। तो ऐसे टाइप में नंबर्स में जो होता है, नंबर्स में हम देखते हैं कि वो किसी के मल्टीपल तो नहीं है, पहली चीज। दूसरा, वो किसी के स्क्वायर या क्यूब के आसपास तो नहीं है, दूसरी चीज हो गई। तीसरा ये है कि वो किसी, जो उनके ये नंबर्स होते हैं मतलब डिजिट्स, उनका सम आपस में मैच तो नहीं कर रहा है तीनों का। ऐसे करके कई सारी चीजें देखी जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीपल्स। अब मल्टीपल्स में अगर मैं जाऊं तो यहां देखें, ये 7 से डिवाइडेड है, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, जबकि 27 जो है 7 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ए ऑप्शन जो है यहां तीनों से अलग है। इसलिए यहां हमें फाइंड ही ओड वन करना था, असंगत करना था, इसलिए हमारा आंसर 27 होगा। अब आते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन। ये नेक्स्ट चैप्टर है जो आपसे यूपीएससी पैट में पूछा जाता है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस कैसे होते हैं। इनमें भी प्लेस वैल्यू का बड़ा रोल होता है। तो जैसे यहां उसने कहा अमन, AMAN, अमन को 29 लिख सकते हैं, उसने ऐसा बोला है। और अनीसा, ANISHA, को हम 52 लिख सकते हैं। तो अमन कि जितने भी लेटर्स यहां यूज हुए हैं अमन के अंदर, उन सब की प्लेस वैल्यू पहले देखेंगे और उनसे देखेंगे 29 कैसे रिलेटेड है। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे होते हैं। A1 है, M 13 पे आता है, A1 पे आता है, N 14 पे आता है। तो 14, 13, 27 और 1 28 और 1 29 अगर मैं देखूं तो इनकी डायरेक्ट प्लेस वैल्यू को ऐड किया गया है। प्लेस वैल्यू लिख ली, डायरेक्ट ऐड कर दिया। फिर यहां अनीसा को भी देखते हैं। A 1 पे होता है, ये 14 पे होता है, आई जो है 9 नंबर पे होता है, एस जो है हमारा 19 नंबर पे होता है, एच 8 नंबर पे होता है, 1 पे होता है।
अब देखें तो 19 4 33, 10 43 और 10 53, 54 और 8 44 और 8 52, 52 हो जाएगा। उसने यहां 52 ही बोला था। तो ठीक है, ये पूरा प्लेस वैल्यू का एडिशन हो गया। पहले मैं थोड़ा सा गलत बोल गया था। तो इन सबको ऐड किया 52 हो गया। तो ऐसे ही उसने कहा मनीषा को क्या लिखेंगे, भाई मनीषा के भी जितने भी लेटर्स यहां लिखे हुए उनकी प्लेस वैल्यू को ऐड कर लेंगे। तो एम आता है 13 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, एन आता है 14 पे, आई आता है 9 पे, एस जो होता है 19 पे होता है, और एच जो है 8 पे है, और प्लस 1, ये हमारा हो जाएगा। इसका क्या कैलकुलेट करके टोटल आंसर आएगा आप लोग लिख देंगे कमेंट बॉक्स में, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। इन चारों में से ही आंसर है, कैलकुलेट कर लीजिए, बहुत आसान है। अब देखिए यहां अगर आप इस वाले में देखें, पिछले में और इसमें क्या डिफरेंस है, देखिए ध्यान से। जब मैं यहां लिख रहा हूं CHENNAI चेन्नई, और यहां देखिए DIFOOBJ। अब मुझे जब यहां ऐसे टाइप में लिखा रहता है तो इसमें मुझे साफ साफ नजर आता है कि C के बाद D आता है, H के बाद I आता है, तो मुझे यहां प्लेस वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं होती है। प्लेस वैल्यू पे नहीं जाना है, सीधा यहां से देखें C के जस्ट नेक्स्ट DHIEFNOABIJ। तो ऐसे ही उसने पूछा है नोएडा को क्या लिख सकते हैं, NOIDA। तो N से नेक्स्ट जो आएगा वो लिखेंगे O से स्टार्ट होने वाला सिर्फ ऑप्शन C है, तो इसलिए हम उसको ही ले लेंगे। O के बाद P, I के बाद J, DEAB, OPJEB। तो ऑप्शन ये सेकंड वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये टाइप है, ये भी आपका कोडिंग और डिकोडिंग में ही आता है, इसको भी आप करके जाएंगे क्योंकि इसमें से भी एक नंबर बनता है, एक क्वेश्चन पूछ सकता है। कई बारी इसमें से एक से ज्यादा क्वेश्चन भी पूछ लेता है, थोड़ा घुमा के देगा। तो इसे करते कैसे हैं, जैसे ही इज ऑनेस्ट, ध्यान से देखिएगा, ही इज ऑनेस्ट का उसने एक कोड बनाया, और वो कोड क्या है, HAIPAHO। फिर डू ऑनेस्ट वर्क, डू ऑनेस्ट वर्क का उसने क्या कोड बनाया है, बा टा HAI। वर्क इज यूजफुल, वर्क इज यूजफुल का उसने क्या कोड बनाया है, बा ILLAHO। ये देखिए यहां से ये सारे कोड मैंने बनाए। उसने जैसे जैसे बोला मैंने वैसे वैसे लिखा। अब उसने क्या पूछा है मैं वो आपको सिखाता हूं, और उससे बाकी अलग जो है वो भी कैसे निकाल सकते हैं सब इसमें बताता हूं। उसने कहा वर्क को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, वर्क का कोड पूछा है। भाई देखो यहां वर्क दो, यहां देखिए कितने सेंटेंस हैं, 1 2 3। वर्क जिसमें कॉमन होगा उन दो सेंटेंस को ले लो और उन दो सेंटेंस में से उस वर्क को कॉमन निकालो। जैसे यहां दोनों में वर्क है, ये देखिए वर्क और वर्क, ये दोनों में कॉमन है, इन दोनों में। तो यहां से अब देखें इधर वाले में से, इन दोनों में से क्या कॉमन है उसको निकाल दो। जैसे यहां देखें तो बा कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, यहां टा है तो इसमें नहीं है, यहां है तो इसमें नहीं है, हो इसमें नहीं है, ऐसे करके। तो इट मीन साफ साफ पता चल गया कि वर्क का जो कोड है वो बा है। ऐसा नहीं समझना है कि डू के सामने बा लिखा है तो बा इसका कोड होगा, ऑनेस्ट के सामने टा लिखा है तो ये इसका कोड होगा, वर्क के सामने HAI लिखा है तो ये इसका कोड होगा। ऐसा नहीं होता है, दोनों में से जो इधर कॉमन है और उधर कॉमन है वो एक दूसरे के कोड होते हैं, ऐसे फाइंड करना है। फिर उसके बाद अगर हमें और भी फाइंड करना होता तो देखिए यहां इन दोनों में क्या कॉमन है, ऑनेस्ट कॉमन है, और इन दोनों में क्या कॉमन है देखें तो HAI कॉमन है। यहां से ऑनेस्ट का कोड आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। आपका आंसर तो आ चुका है बा, ऑप्शन ए, लेकिन बाकी अगर निकालने हैं कैसे निकलते हैं वो ही आपको समझा रहा हूं। अब यहां देखें ऑनेस्ट का कोड भी पता चल गया, वर्क का भी चल गया, तो क्या बचा है यहां, खाली डू बचा है। तो डू का कोड क्या बनेगा, यहां से टा बनेगा, ऐसे करके निकालेंगे। यहां पहले और तीसरे में आते हैं,
पहले में इज है, यहां भी इज है, और पहले में देखें हो है और हो है, तो इज का कोड जो है हो बन जाएगा, और बाकी बचा ही का पा बन जाएगा, और इधर यूजफुल बना, यूजफुल का इला बन जाएगा। ऐसे करके आपको सारे फाइंड आउट कर सकते हैं अगर कहता है, किसी और का भी पूछता है तो। हाल ही में एक देश के क्रिकेट खिलाड़ी ने रुपये लेकर मैच हारने की जिम्मेदारी ली। इस टाइप का क्वेश्चन यूपी SSC पैट में पूछा जाता है, जिसमें एक प्रभाव होता है, एक कारण होता है, मतलब एक रिजल्ट आएगा और वो किसकी वजह से आया, वो उसका रीजन होगा, कारण होगा। एक कारण, एक परिणाम, एक कारण और एक परिणाम। आपको इन दोनों सेंटेंस में से ये ढूंढना है कारण कौन है और उसका परिणाम क्या आया। मतलब एक सेंटेंस उसका परिणाम होगा, जो बात कारण बननी होगी, तो वो कारण आपको ढूंढना होता है। मैं समझाता हूं इस क्वेश्चन को। जैसे उसने कहा हाल ही में एक देश के क्रिकेट खिलाड़ी ने रुपये लेकर मैच हारने की जिम्मेदारी ली। दूसरा है कुछ खिलाड़ी धन कमाने के लिए अपने नैतिक एवं राष्ट्रीय जिम्मेदारी को भूल जाते हैं। देखिए, अगर यहां देखें तो हाल ही में एक देश के क्रिकेट खिलाड़ी ने रुपये लेकर मैच हारने की जिम्मेदारी ली, ये क्या है, ये रिजल्ट है भाई, उसने मैच हरा दिया, ये उसका रिजल्ट हो गया। लेकिन उसके लिए कारण कौन बना, पैसा लेना, तो वो ये है कुछ खिलाड़ी धन कमाने के लिए अपने नैतिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी को भूल जाते हैं। नैतिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी भूल गए, इसीलिए तो उन्होंने धन लिया, तो इसका मतलब ये है कारण। उसका कारण क्या कारण है, जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी भूलना कारण है। और उसका परिणाम क्या होगा, वो पैसे लेके मैच हार गया, तो उसका वो कारण परिणाम आएगा। तो यहां ये कारण बनेगा। आपको बस यही बताना होता है कि कारण कौन है और परिणाम क्या है। तो ये है इसका क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आते हैं घड़ी से संबंधित क्वेश्चन। अब घड़ी से संबंधित क्वेश्चन कैसे करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है घड़ी से रिलेटेड। एक और क्वेश्चन होता है इंपॉर्टेंट, वो भी इसके आगे जस्ट हम डिस्कस करेंगे, तो पहले इसको देख लेते हैं। इसमें हमें देखिए एक घड़ी बना लेते हैं पहले, और घड़ी बनाने के बाद हम बात करते हैं। जैसे यहाँ क्या है, 3 है, यहाँ 6 है, ये 12 है, माफ कीजिए 9 है, और ये है 6। अब मैं इसमें से यहां बात करता हूं तो 4 ले लूं, यहां 5, यहां 7, यहां 8। ध्यान से देखिएगा, जो मैं आप लोगों को ट्रिक सिखा रहा हूं, कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा आपको। उसके बाद 1 2 9 के बाद यहां ले लेते हैं 10, यहां 11, ऐसे बना ले। उसने कहा 8:30 बजे, 8:30 बजे। देखिए बच्चों, यहां से अगर 8:30 पे जाना है तो एक सुई यहां आएगी और एक सुई यहां आएगी। जब ये छोटी सुई होती है तो ये क्या कभी जब 8:30 बजते हैं सिर्फ 8 पे ही रहती है, नहीं ना। जैसे जैसे ये वाली सुई 12 से चल के और यहां तक पहुंचती है ऐसे करते हुए, वैसे ही थोड़ी थोड़ी ये भी खिसकती रहती है, कहीं ना कहीं ये उस टाइम यहां पर होगी। तो आप देखें, एक गैप ये पूरा है हमारे पास, एक गैप ये है पूरा, और थोड़ा सा गैप ये बन गया। इन 3 गैप का बीच में कोण बनेगा, उस कोण के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो ये जो एक गैप होता है, एक गैप में हमेशा 30 डिग्री का कोण बनेगा। याद रख लीजिए, ये कुछ याद करने की बात है जो हमेशा काम आएगी। एक गैप में 30 डिग्री बनता है। देखिए 30 डिग्री यहां से मिलेगा और 30 यहां से मिलेगा, तो 60 डिग्री तो मुझे ऐसे ही मिल जाएगा। अब बाकी जो मिलेगा एक्स्ट्रा, इस घंटे वाली सुई के मूव होने की वजह से जो मुझे मिलता है ना, वो कितना होता है वो और देख लीजिए। जितनी मिनट है, कितनी मिनट है भाई, 8:30 है। इस 30 मिनट का आपको हमेशा करना है हाफ, और जो आएगा उतना डिग्री यहां ऐड करेंगे। 75 डिग्री इन दोनों के बीच का कोण होगा। अब ये 15 डिग्री हमेशा ऐड नहीं करना है, कभी कभी सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है। अब सब्ट्रैक्ट कब करना पड़ता है और ऐड कब करना पड़ता है, जब घंटे की सुई मिनट की सुई से आगे की तरफ होती है, ये आगे है, उसके पीछे है मिनट की सुई, तो ऐड होगा। और अगर घंटे की सुई पहले है और मिनट की सुई आगे है, जैसे 2:20। अब जब 2:20 होती है तो 2 से थोड़ा सा आगे आ जाती है, तो ये जो पूरी जगह थी उसमें से इतनी जगह कम हो गई। अब घड़ी यहां आ गई सुई, तो इसलिए जो ये एंगल 60 डिग्री था उसमें से कम हो गया। तो ऐसे केसेस में कम होता है, माइनस करते हैं, और जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया उसमें प्लस करते हैं, तो यहां आपका बनेगा 75 डिग्री। अब मैं आपको हमेशा की तरह कि आप इसे हमेशा कैसे यूज करेंगे वो समझाता हूं। विद इन सेकेंड आप कैसे इसको आंसर में लाएंगे। तो विद इन सेकेंड लाने के लिए
आपको देखो क्या करना पड़ेगा, मैं आपको समझाता हूं। आपको 8 और 30, 8 तो बच्चों आपको पता ही है 8 पे ही होगा, और 30 मिनट किस पे होती है, 6 पे होती है। भाई 6 नंबर जो घड़ी में लिखा है वहां क्या होता है 30 मिनट, और जो ये घंटा है, घंटा कितने हैं 8 बजे, तो 8 को तो 8 पे ही समझना है, और 30 का टाइम निकालना है कौन सी सुई पे हो गया, 6 पे। इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, 2, तो 2 गैप हो गए, मतलब तो 2 इंटू 30, एक गैप में 30 डिग्री, तो 60 डिग्री हो गया। प्लस ये जो मिनट है इसका आधा इसमें हमें ऐड करना है, तो बच्चों 75 डिग्री विद इन सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आप घड़ी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट टाइप होता है कैलेंडर के क्वेश्चन। तो कैलेंडर के क्वेश्चंस को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, उसके लिए एक कोड वाला सिस्टम होता है, वो आपको याद करना पड़ेगा। तो कैलेंडर के क्वेश्चंस बड़े आसानी से आप लोग फाइंड करेंगे। तो देखिए कैसे होते हैं कोड, मैं कोड ले लेता हूं और कोड को आपको समझा देता हूं। ये कोड ले लेता हूं मैं, ये देखिए यहां कोड है। तो यहां आप इसे एक मोबाइल नंबर की तरह याद कर सकते हैं। क्या है मोबाइल नंबर, 033 और लास्ट में कर दो 035, बीच में 614 और 625, ऐसे करके याद करो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे करके आप आसानी से याद करेंगे। 033 लास्ट में 035, बीच में 614, 625, ऐसे करके आप ये जो है कोड याद रख सकते हैं। ये है आपके महीनों के कोड। जबकि शताब्दी, यहां 16वीं शताब्दी का कोड है 6, मतलब जहां 1600 कुछ लिखा होगा, शताब्दी वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, 1600 कुछ लिखा है तो 6 लेना है, 1700 कुछ लिखा है तो 4, 1800 में 2, 1900 में 0, और 20 लिखा है तो 6, 20 लिखा है तो 6 आ जाएगा। अगर 21वीं शताब्दी में जाएंगे फिर से रिपीट हो जाएंगे, 4 2 0, 6 4 2 0, 6 4 2 0, ऐसे चलते रहेंगे। तो अब हम बात करें 1 सितंबर 2020 को पूछ रहा है कौन सा दिन होगा, तो इसमें आपको 5 चीजें निकालनी है। वो 5 चीजें कौन कौन सी है बच्चों, एक तो ये डेट लेनी है, देखिए ध्यान दीजिए, डेट, प्लस ये महीने का कोड लेना है, मंथ कोड, एम कोड लिख दिया मैंने, प्लस फिर लेनी है ये साल, कौन सी साल है, ईयर, फिर लेना है लीप ईयर, लीप ईयर कितने हैं वो कैसे निकलते हैं मैं अभी सिखाता हूं, फिर है शताब्दी कोड, फिर है शताब्दी कोड, ऐसे लेना है, ये शताब्दी का कोड आना है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सारी वैल्यूज कहां से लानी है, कैसे कैसे लिखनी है, देखो ध्यान से। डेट है मेरी 1, प्लस महीने का कोड, भाई सितंबर का कोड यहां दे रखा है 5, तो मैं लिखूंगा महीने का कोड 5, प्लस साल कौन सा है बच्चों, 20 है, प्लस लीप ईयर कितने बनते हैं 20 साल में, इस 20 को ही देखना है, बस इसको जितना भी दिया है उसको 4 से डिवाइड करके पता चलता है लीप ईयर, क्योंकि हर 4 साल के बाद लीप ईयर रिपीट होती है, तो इसलिए इसे मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा, क्या आ जाएगा 5। अब अगर यहां शेष भी बचता है ना, अगर उस शेष को नहीं देखना है, बस ये देखना है कितनी बार वो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अगर मान ले यहां 21 होता तो 4 पंजे 20, एक शेष बच जाता, उसको नहीं देखता, उसको नहीं देखता, बस ये देखता कितनी बार ये पूरा पूरा कटा है, 5 बार, उसको मैं यहां ले लूंगा, ये है लीप ईयर का। शताब्दी कोड 2000, 20वीं शताब्दी में ले लेंगे इसको, तो 6 आ जाएगा। इन सबको ऐड करना है बच्चों, देखिए 20 और 10 30 और 7 37, जो आएगा इसका टोटल उसको हमेशा 7 से डिवाइड करना है। अब 7 से डिवाइड करते हुए ऐसे बनाना है, देखिए 7 पंजे 35 और 2 लेना है यहां, ये जो आया ये है शेष, ये है शेष, इसी से पता चलता है उस दिन कौन सा दिन होगा। अब आपको ध्यान से समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। पहली बात तो ये लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में कोई कंफ्यूजन नहीं, इन कोड्स के साथ, इन कोड्स के साथ तो कोई अलग से कोड नहीं याद रखने कि भाई लीप ईयर के लिए अलग वैसे ईयर के लिए अलग, तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा इसमें रखना। जो शेष आता है उस शेष के हिसाब से आपका एक जो होता है, अगर एक शेष आएगा, एक शेष होता है सोमवार का, रविवार का नहीं होता है, याद रखना है। एक सोमवार, 2 पे मंगलवार, 3 पे बुधवार, 4 पे बृहस्पतिवार, 5 पे शुक्रवार, 6 पे शनिवार, 7 रिमाइंडर आएगा नहीं, क्योंकि 7 से डिवाइड कर रहे हो, 7 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा जाएगा, तो 0 रिमाइंडर आएगा। तो 1 से 6 तक रिमाइंडर आएंगे, 1 से सोमवार और 6 पे शनिवार खत्म हो जाएगा, 0 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब पूरा पूरा 7 से कट रहा है, तो वो आएगा रविवार। तो यहां आया 2 आया, 2 कोड होता है मंगलवार का,
तो हमारा आंसर होगा मंगलवार, ऑप्शन ए। तो इस तरीके से आपको निकालने हैं कैलेंडर के क्वेश्चन। कैलेंडर में से एक टाइप और बहुत पूछा जाता है, उसे भी देखते हैं। ये देखिए, यदि 15 मार्च 1999 को सोमवार था तो 10 जुलाई 1999 को कौन सा दिन रहा होगा? ये भी बहुत पूछे जाते हैं, इसको भी देखते हैं। अब देखें 15 मार्च 1999, पहले आपको देखना है क्या साल सेम है। यहां देखिए, यहां भी 1999 है, यहां भी 1999 है, साल है सेम। तो इसलिए जो महीना आपको दिया है यहां मार्च में जितने दिन हैं, कितने दिन होते हैं? 31 में से इस 15 को माइनस कर दो तो आ जाएगा 16। इस 16 को लेना है प्लस, फिर मार्च के बाद आता है अप्रैल, फिर आता है मई, फिर आता है जून, फिर आता है जुलाई। अब देखो जुलाई में उसने पूछा है 10 जुलाई के लिए उसने पूछा है, तो जुलाई में जितने दिन दिए हैं उनको सीधा सीधा ले लो, तो ये तो हो गए 26। पहले तो ये 26 ले लेने हैं, इस महीने में से जिसमें से शुरुआत हुई और उस महीने में जिस महीने में हमें पहुंचना है। पहले तो इन दोनों का निपटारा करके एक तरफ करना है, फिर उसके बाद यह करना है, आपको जाना है अप्रैल में। अब अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। मई में 31, जून में 30, ये हो गया। अब आपको इसको भाग करना है 7 से, अप्रैल को 7 से भाग करना है, तो 7 चौक 28, फिर देखना शेष कितना बचा है, बस वो लेना है। 28 और 2 30, 2 शेष बचा, यहां 3 शेष बचेगा, यहां 2 शेष बचेगा, तो 30 वाले में 2 शेष आएगा हमेशा, 31 वाले में 3, 30 वाले में 2, इनको साथ में ऐड करना है। तो 3 2 5 और 2 7, ये 7 इसके साथ बच्चों ऐड कर लेना है। 26 और 7 हो गया 33। 33 आने के बाद अब मुझे क्या करना है? मुझे दिन के बारे में बात करनी है। भाई दिन कितने आगे पीछे होंगे, हर 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है, तो इसलिए इसे हमेशा 7 से भाग करेंगे। 7 चौक 28, कितना बच गया? 5। ये जो बचा ना 5, इस 5 को हमेशा इसमें ऐड करना है। सोमवार में 5 ऐड करना है। तो देखिए, सोमवार में 1 ऐड करूं तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 1 2 3 4 5, तो शनिवार उस दिन होगा, ये आएगा। तो आपको देखना है कैसे आपने ऐड किया, या फिर एक वो कर सकते हैं जैसे मैंने बताया, सोमवार का कोड 1 होता है, 5 आपको ऐड करना है, 1 और 5 होते हैं 6 कोड है शनिवार का, 7 आएगा किसका? रविवार का। इस केस में 7 बनेगा अगर बनाना है तो ऐसे करके आप आंसर निकाल सकते हैं। ये होता है एक और टाइप जिसमें कथन और निष्कर्ष होते हैं। ये लास्ट टाइप है आपका। कथन निष्कर्ष में क्या होता है बच्चों? एक कथन देगा, 2 कथन देगा आपको, उन 2 कथन के बिहाफ पे आपको कुछ निष्कर्ष देगा और आपको पता करना है कि आपका आंसर क्या होगा। तो मैं आपको उसके लिए कुछ बताता हूं। अगर सभी से स्टार्ट कोई क्वेश्चन होता है, वो होता है ए टाइप, और कुछ से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन को कहते हैं आई टाइप। आई और ए अगर एक साथ होते हैं तो हमेशा आई टाइप बनता है, मतलब जो आंसर बनेगा कुछ में बनेगा। अगर दोनों को कंबाइंड करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, इन दोनों को कंबाइंड करके कुछ वाला आंसर आ सकता है। जैसे यहां कुछ बैग और कंटेनर है, कुछ बैग कंटेनर है। अब यहां आखिर में अगर इसमें पर्स है तो इसके स्टार्टिंग में पर्स होना चाहिए, ये कंडीशन होगी तो ही आप सोल्व कर पाएंगे। अब यहां कह रहा है कुछ बैग कंटेनर है, अगर यहां निष्कर्ष में है तो आंसर है, नहीं तो नहीं है। तो कुछ बैग कंटेनर है, ये पहला ही दे रखा है, चलिए ये हमारा सही है, और कोई नहीं बनेगा। कुछ देखिए यहां ये भी पॉजिटिव है, इसमें नहीं कहीं भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, तो नहीं वाले आंसर नहीं होंगे। ये वाला भी आंसर नहीं होगा, ये वाला भी आंसर नहीं होगा, नहीं वाले कभी आंसर होते नहीं है। और जब आई और ए होते हैं तो ए कभी नहीं बनेगा। एक जैसे हमने कहा भाई सभी कुत्ते जो है जानवर है, ठीक है, सभी कुत्ते जानवर है, तो सभी जानवर कुत्ते नहीं हो सकता ना। जो उसके अंदर आ गया वो उसको कंटेन नहीं कर सकता। बड़े डब्बे में छोटा घुस गया, छोटे में बड़ा डब्बा नहीं आ सकता, तो इसलिए, लेकिन कुछ जानवर वहां से कुत्ते हो गए, तो इस तरीके से कुछ कभी जो है सभी में नहीं आ सकता, ये याद रखना है। तो ये तो बन गया, तो हमारा ये आंसर भी नहीं होगा, आंसर आ गया कुछ बैग कंटेनर है। ये था यूपी SSC PET का पूरा सिलेबस, रीजनिंग का कैसे क्वेश्चंस आएंगे आप करके जाइए, इनकी प्रैक्टिस करिए, टॉपिक वाइज
कुछ और क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट सेशंस में प्रोवाइड कराता हूं आपके एग्जाम से पहले, तो वो आप डिटेल में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये था आपका सारे पूरे के पूरा रीजनिंग में क्या आता है उसका एक निचोड़। मैं उम्मीद करता हूं बहुत आपको इससे हेल्प मिलेगी। जो जो बच्चे इसको करके जाएंगे वो बहुत यूजफुल होगा उन बच्चों के लिए, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने में हेल्प मिलेगी। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बढ़िया लगती है तो यार वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। जब भी चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा ताकि आप आराम से उनको देख पाएं। हमारा एक सीरीज अभी स्टार्ट हो रहा है सीजीएल के लिए। जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं डेली रीजनिंग की लाइव क्लास में मॉर्निंग 9:15 पे जुड़ सकते हैं हमारी डेली लाइव क्लास में। थैंक्स टू ऑल, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।